लेट्स स्टार्ट विद टुडेज थीम्स एनालिसिस। आज का सबसे पहला टॉपिक है इंडिया चाइना प्राइमरी फंडर्स ऑफ रशियन वॉर, ट्रम्प एट यूएनजे, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। तो बेसिकली यूएनजे वॉज एड्रेस्ड बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प। इशू क्या है? ट्रम्प ने अक्यूज़ किया है इंडिया और चाइना को कि ये लोग जो हैं प्राइमरी फंडर्स हैं of Russia's war in Ukraine through continued purchase of Russian energy, especially the oil. So अगर हम key points की बात करें from this article, तो there are some allegations by US. India and China continue to buy Russian oil. This provides economic support to Russia during the Ukraine conflict. Trump described it as primary funders of war. सो टैरिफ्स एंड सैंक्शंस की अगर हम बात करें तो यूएस हैज़ इम्पोज्ड, ऑलरेडी वी नो कि पेनल्टी इम्पोज की है 50% की। और डिस्पाइट टारगेटिंग मेनी कंट्रीज, इंडिया वॉज सिंगल्ड आउट। सो EU announced its 19th round of sanctions but has not imposed tariffs on India for Russian oil imports. यूरोपियन नेशंस रोल की अगर हम बात करें तो ट्रम्प हैज़ क्रिटिसाइज्ड नाटो कंट्रीज़ for not cutting Russian energy imports, called it inexcusable. So he urged Europe to join Russia in tariffs to make sanctions effective. इंडिया स्पेसिफिक पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो इंडिया हैज़ अक्यूज्ड ऑफ फंडिंग रशियन ऑयल वाया ऑयल imports. US had already imposed heavy tariffs on Indian goods. Trump also claimed he stopped द इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट इन में, यहाँ पर इन्होंने ये भी क्लेम किया है। तो अगर हम यूपीएससी रिलेवेंस के हिसाब से बताएं तो डेफिनेटली देयर इज़ अ स्ट्रेन ऑन इंडिया यूएस रिलेशंस विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेड टाइज और टैरिफ्स जो भी लग रहे हैं उससे रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं। एंड यूएस इज़ ऑल्सो प्रेशराइजिंग इंडिया टू रिड्यूस रशियन ऑयल इम्पोर्ट्स। ऑल्सो मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी जो है वो इम्पॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू यूपीएससी, तो इस एस्पेक्ट में आप देख लीजिएगा। एंड ये भी एक एस्पेक्ट है कि जो यूएस ने टैरिफ इम्पोज किए हैं उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा एक्सपोर्ट पे और फाइनेंशियल बर्डन क्या इंडिया पे आने वाला है। तो ये ऑलरेडी वैसे तो मैंने आर्टिकल्स में डिस्कस कर लिया है, बट स्टिल इस केस में आपको सिर्फ नेगेटिव फैक्ट्स ही नहीं मेंशन करने हैं, पॉजिटिव फैक्ट्स भी मेंशन करने हैं कि किस तरीके से इंडिया अपने रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई करता है या कर सकता है, और साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत को और ज़्यादा इट कैन डेवलप इट एंड रिक्रिएट इट फॉर कंटिन्यूड मार्केट सप्लाई। आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्रिमिनल पास्ट अलोन कैन नॉट बी अ ग्राउंड टू डिनाई बेल, सुप्रीम कोर्ट। सो अगर हम इस टॉपिक के बेसिक कंटेक्स्ट के बारे में बात करें तो बेल टू अक्यूज्ड आरएसएस वर्कर्स इन द मर्डर ऑफ एसडीपी लीडर केस शान केरला 2021। जजमेंट क्या था? सुप्रीम कोर्ट बेंच दैट वाज हेडेड बाय जस्टिस दीपांकर दत्ता set aside a Kerala High Court decision which had revoked the bail. So key judicial observations क्या हैं? क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स नॉट द सोल ग्राउंड, मतलब ये है कि अगर किसी पर्सन का क्रिमिनल पास्ट है या क्रिमिनल क्राइम उसने किया है और ही इज़ अक्यूज्ड ऑफ क्राइम, तो इस वजह से ये कोई सोल ग्राउंड नहीं बन जाता है कि इसे बेल डिनाई की जाए। सो बेसिकली दीज आर लीगल टर्म्स, लीगल IPCs एंड ऑल एवरीथिंग, तो उसमें ऐसा कहीं कुछ मेंशन नहीं है। सो बेल कैन नॉट बी डिनाइड सोली because the accused has a criminal past. Important especially if the accused has already undergone the long incarceration. यानी कि अगर बहुत लंबा समय बीत चुका है जेल में तो बेल दी जानी चाहिए। सो बेल इज़ द रूल प्रिंसिपल, reaffirm the jurisprudence, bail is the rule, jail is the exception. ये एक this is a saying from the court. So denial or revocation of bail must be based on strong grounds. अब कौन से strong grounds हैं? अब ये मैंने क्यों कवर किया है, क्योंकि रिसेंट में यूपीएससी इन टाइप के क्वेश्चंस भी थोड़ा बहुत पूछ रहा है। तो बेल रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, ठीक है,
या सम लीगल टर्म्स रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, तो ये क्वेश्चंस भी उठा के यूपीएससी पूछ ले रहा है. जैसे पैरोल पूछ लिया था, पैरोल क्या होता है. तो दैट इज़ वाई आई एम डिस्कसिंग दिस. सो व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स फॉर इट? Risk of fleeing the justice, tampering with the evidence, threatening or intimidating the witness, likelihood of repeating the offence. तो ये grounds होने चाहिए तभी bail deny हो सकती है. Violation of bail conditions. Supreme Court noted that allegations of violating the bail conditions by the state must be properly examined. So merely having a criminal history is not sufficient. सो ट्रायल कोर्ट वर्सेस हाई कोर्ट की अगर हम बात करें, सेशंस कोर्ट ग्रांटेड बेल आफ्टर 1+ ईयर इन कस्टडी. केरला हाई कोर्ट ने रिवोक कर दी बेल साइटिंग क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स. एंड सुप्रीम कोर्ट ने ओवररूल कर दिया है. ये जिस्ट है जो भी मतलब सीरीज ऑफ जजमेंट्स पास हुए थे. So this is not important, only some legal terms with respect to fundamental rights of the prisoners. इस context में भी आप देख लीजिएगा कि fundamental rights of prisoners क्या हैं in India. एंड लाइक आर्टिकल 21 हो गया, बेल जूरिस्प्रूडेंस क्या है उसके ऊपर थोड़ा सा आप वर्क कर लीजिएगा, पैरोल क्या है, ये सब चीज़ें जो लिंक्ड हैं विद रिस्पेक्ट टू बेल. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक क्वेश्चन और आ चुका था यूपीएससी में वेयर इट हैज़ आस्क्ड कि बेल जो है वो सेंटर लिस्ट में आती है, यानी यूनियन लिस्ट में आती है, स्टेट लिस्ट में आती है, या आपके कॉन्करेंट लिस्ट में आती है. तो ये सब प्रोविजंस जो है ये पूछे जा चुके हैं. तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिएगा, उससे आपको हेल्प भी मिलेगी एंड यू मस्ट सी दैट. नेक्स्ट आपका टॉपिक है झारखंड माइनॉरिटी पैनल आस्क पुलिस टू एक्सप्लेन डिटेंशन ऑफ नन एंड माइनर्स. तो झारखंड स्टेट माइनॉरिटी कमीशन हैज़ सॉट explanation from the police and the government railway police GRP over the detention of Catholic nun and 19 tribal minors at Tatanagar railway station allegedly by Bajrang Dal and VHP members on suspicion of human trafficking and religious conversion. The group was questioned for 5 hours before being released. So JSMC termed it harassment of minorities and demanded clarification. Photos of the minors were allegedly circulated online, and officials clarified that the children were attending a skill development program with parental consent. So police said no conclusive evidence of trafficking or conversion has been found. नेक्स्ट टॉपिक है आपका द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ इन ट्रम्प लैंड. अगर हम इसके बेसिक कंटेक्स्ट के बारे में बात करें, सो बेसिकली आर्टिकल डिस्कस करता है दैट हाउ लॉज इन यूएस particularly under the Donald Trump are interpreted, applied and sometimes politicized. So highlights the issue of rule of law, judicial independence and democracy. Now this is very important. Rule of law versus political power, ये बहुत important terms हैं जो इसके बारे में इसमें लिखा हुआ है. तो मैं आपको की थीम्स बता रही हूँ इससे रिलेटेड. सो फर्स्ट जो की थीम है दैट इज़ रूल ऑफ लॉ वर्सेस द पॉलिटिकल पावर. सो लॉ इन द यूएस फेसेस प्रेशर्स ऑफ पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन स्पेशली इन द ट्रम्प एरा पॉलिटिक्स. दिस रेजेस द डिबेट ओवर वेदर लॉ एक्ट्स एज न्यूट्रल आर्बिट्र और अ टूल फॉर पॉलिटिकल एंड्स. जुडिशल रोल की भी यहाँ पर बात की गई दैट कोर्ट्स प्ले अ क्रिटिकल रोल इन चेकिंग एग्जीक्यूटिव ओवररीच, importance of constitutional interpretation by the Supreme Court, and discussions of selective applications of justice and influence on populist politics. Criminal prosecution and accountability की भी बात की गई है where Trump's alleged misuse of power brought to trial, questions of how high offices are held accountable without undermining the institutions, balance between prosecution of leaders and democratic stability. देन फोर्थ जो आपका की थीम डिस्कस की गई है दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू ब्रॉडर लेसन्स फॉर डेमोक्रेसीज. सो दिस डिमॉन्स्ट्रेट्स द फ्रेजिलिटी ऑफ लीगल सिस्टम्स व्हेन कन्फ्रंटेड बाय पॉपुलिज्म, highlights the need for judicial independence, checks and balances and constitutional morality, comparative value for India, protective and protection of democracy, democratic institutions, impartial judiciary and transparency in governance. सो अगर हम यूपीएससी के रिलेवेंस में बात करें तो रूल ऑफ लॉ वेरी
important key term. Judicial independence importance है. Then separation of power, populism versus the institutions, ये जो कंपैरिजन है ये इंपॉर्टेंट है. अब यूपीएससी डेफिनेटली लाइन खींच के तो डिफरेंसेस नहीं स्टेट करेगा, स्टेटमेंट्स देगा और ये स्वैप कर देगा आपके डिफरेंसेस जो भी हैं इसमें. इसके जो डेफिनेशंस हैं या जो भी की पॉइंट्स है, फीचर्स हैं पॉपुलिज्म और इंस्टीट्यूशंस के, तो आप इस कंटेक्स्ट में पॉपुलिज्म वर्सेस इंस्टीट्यूशंस इस कंटेक्स्ट में आप नोट्स बना लीजिएगा. नेक्स्ट टॉपिक है आपका गेटिंग जीएसटी 2.0 टू रन लाइक अ वेल ऑयल्ड मशीन. तो बेसिकली ये आर्टिकल जो है दिस इज़ अबाउट द ट्रांजिशन टू जीएसटी 2.0 emphasizing simplification and reform to strengthen India's tax framework. The new system collapses the four slab system into three, that is 0%, 5% and 18%, with only 1% in luxury or sin goods, reducing litigation, disputes and compliance burdens. Benefits include lower cost for MSMEs, ease of doing business and reduced inflationary pressures. Public sector adoption and capacity building for smaller firms are highlighted as crucial. See, this is basically the stretch ऑफ जीएसटी 2.0 और ये टॉपिक ये लोग अभी भी चला रहे हैं कि ये लोग बता रहे हैं इसमें कि क्या क्या बेनिफिट्स जो स्मॉल और मीडियम क्लासेस जो हैं, क्लास ऑफ फैमिलीज़ हैं, उनको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और क्या जो भी हाईलाइटेड कैपेसिटीज़ हैं वो क्या मिलने वाली है. सो basically here the gist is कि the success of GST 2.0 depends on trust between the government and the industry, consistent advocacy and smooth implementation, positioning it as a defining reform for India's economic growth and competitiveness. See, अगर आप GST 2.0 के बारे में कुछ आंसर राइटिंग करते हो तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि there are some pros and cons also of this GST 2.0. प्रोज ज़्यादा हैं, कॉन्स में एक आध सेक्टर्स आ जाते हैं, जैसे आपका वो वाला सेक्टर आ जाता है विच हैंडल्स दी एरोप्लेन्स एंड ऑल, तो आपके एरोप्लेन के टिकट्स जो हैं वो महंगे हो जाएंगे. एंड कुछ इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं, उनके नाम आप पता कर लीजिएगा. तो कहीं ना कहीं ये प्रोज एंड कॉन्स है. बट लास्टली आपको क्या लिखना है एज अ जस्ट ऑफ आंसर, मतलब एंडिंग जो आपको देनी है वो ये देनी है कि दैट एवरी थिंग कैन नॉट बी ऑफ द परफेक्ट कंटेक्स्ट. वॉट एवर रिफॉर्म्स हैव बीन देयर इज should be in favor of the families, middle class families and also for the welfare of the people in larger context. इस तरीके से आप एंडिंग करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा. नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंडिया टू सबमिट अपडेटेड कार्बन रिडक्शन टारगेट्स बाय द बिगनिंग ऑफ COP30 ऑन November 10. सो इसका बेसिक कंटेक्स्ट क्या है कि COP30 इन ब्राज़ील हैज़ टू बी कंडक्टेड अहेड, जो कि November 10 में होगा, 2025 में ही होगा, बट इट वुड बी ऑन November 10. सो इंडिया हैज़ टू सबमिट इट्स अपडेटेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, दैट इज़ NDCs. इंडियाज़ एग्जिस्टिंग कमिटमेंट्स क्या है? एमिशन इंटेंसिटी, रिड्यूस GDP एमिशंस इंटेंसिटी बाई 45% ऑफ 2005 लेवल्स बाई 2030. यानी 2005 के जो एमिशन लेवल्स थे उसका 45% रिडक्शन करना है बाय 2030, ये टारगेट्स हैं. सो एनर्जी मिक्स की अगर हम बात करें तो 50% ऑफ क्यूमुलेटिव इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी टू कम फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज बाय 2030. नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज कौन से होंगे? जैसे कि ये आपका सोलर हो गया, सोलर एनर्जी से होगा, हाइड्रो एनर्जी से हो गया. सो इस तरीके के सोर्सेज को यूज़ किया जाएगा. देन व्हाट एल्स टारगेट्स आर देयर? कार्बन सिंक्स की भी बात की जा रही है, वेयर देयर वुड बी इंक्रीज इन कार्बन सिंक्स बाय क्रिएटिंग एडिशनल 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट कैसे बनाया जाएगा ये आपको फाइंड आउट करना है, बिकॉज दिस इज़ द कंसेप्चुअल बेसिस ऑफ दिस. अपकमिंग NDC 3.0 एक्सपेक्टेड फीचर्स क्या हैं? क्लियरर रोड मैप फॉर नेट ज़ीरो बाय 2070, स्ट्रेंथन रिन्यूएबल टारगेट्स बियॉन्ड एग्जिस्टिंग 50% नॉन फॉसिल इलेक्ट्रिसिटी, लाइकली इंक्लूजन ऑफ सेक्टोरल targets, example transport, industry, agriculture, greater focus on adaptation and finance needs. What is the global context of this?
European Union target of 55% emission cuts by 2030, net zero target by 2050. US ने commit किया था to cut emissions 50 to 52% below the 2005 levels by 2030. India's role is crucial as it is the third largest emitter, though per capita emissions still remain below. सो ये इन्वायरमेंटल कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लाइमेट चेंज, मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज़, इंडियाज़ एनर्जी ट्रांजिशन, ये सब इंपॉर्टेंट है. अब मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज़ पे भी आपको वर्क करना है. कौन सी मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज़ इंडिया अपना रहा है, तो ये सब आपको देखना है. नेक्स्ट टॉपिक है आपका सुप्रीम कोर्ट लिंक्स सेंस ऑफ स्टैग्नेशन इन लोअर जुडिशरी टू लॉन्ग लिटिगेशन. So, what are the observations by Supreme Court? A constitution bench led by CJI D.Y. Chandrachud noted a sense of stagnation in the subordinate judiciary due to low and long litigation and high pendency. Impact on district judiciary: judges spend years handling routine civil and criminal cases without adequate recognition or career advancement. So, this creates frustration and a lack of motivation among the judicial officers. So caseload in India according to National Judicial Data Grid NJDG 4.59 crore pending cases are in total, and 3.5 crore criminal cases altogether pending है. 1.09 crore civil cases pending में है. जुडिशल सर्विस कंसर्न्स क्या हैं? डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इज़ द बैकबोन ऑफ जस्टिस सिस्टम बट सफर्स फ्रॉम वीक इंफ्रास्ट्रक्चर, लिमिटेड इंसेंटिव्स एंड ओवरवर्क. सो वे फॉरवर्ड क्या बताया गया है इसमें? दैट सुप्रीम कोर्ट शुड एम्फसाइज रिफॉर्म्स फॉर टाइमली डिस्पोजल, करियर प्रोग्रेशन एंड रिकॉग्निशन फॉर लोअर कोर्ट जजेस टू स्ट्रेंथन द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज जुडिशियल सिस्टम. नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाउ ट्रम्प्स H-1B फी थ्रेटन्स इंडियाज IT फर्म्स एंड बिग टेक बिजनेस मॉडल्स. बैकग्राउंड क्या है? द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ इम्पोज्ड $4,000 फी ऑन H-1B visas and $4,500 on L-1 visas, which has now been upgraded to around 1 lakh. So these are critical for Indian IT firms and US big tech companies that depend on skilled foreign workers. Impact on Indian IT companies क्या है? This increases operational cost for Indian IT majors like the TCS, Infosys and Wipro, who send thousands of engineers to the US annually. This threatens the business model built on cost efficiency and access to the US market. What is the impact on US firms? Silicon Valley firms also rely heavily on Indian talent for STEM roles. Higher visa cost could shrink access to global talent pools and slow innovation. Global consequences क्या पड़ेंगे? This may force companies to shift operations outside the US, reducing American competitiveness. This could burden bilateral trade ties and technology collaborations between India and the US. Key concern क्या है? Restrictive visa policies risk weaken the US tech ecosystem while hurting Indian IT exports. So this is the last topic of the day, the mapping of the India-China border. मैं आपको इसको शॉर्ट में बता दे रही हूँ. The article basically explores the India-China border dispute, tracing its route to colonial era mapping and differing interpretations of the boundary lines. During the Simla Conference 1914, British India, Tibet and China negotiated boundaries, but China refused to endorse McMahon Line, which demarcates the border in Arunachal Pradesh, to dispute while India recognizes it. So China continues to dispute its legitimacy, calling Arunachal South Tibet. The lack of a mutually agreed framework has fueled recurring tensions, including clashes in the recent decades, such as the Galwan. So China's infrastructure build-up and cartographic assertions like renaming the places in Arunachal are a part of its strategy to consolidate territorial claims. So for India, the border issue is tied to sovereignty, national security and regional stability. Despite multiple dialogues, the boundary remains unresolved, underscoring the need for diplomatic negotiations, confidence building measures and a clear understanding of historical cartography to manage tensions and prevent escalations between the two Asian powers.
So that's all for the day. Here I end my analysis. Thank you and have a nice day. I request you to like and subscribe my channel.